हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकीफिन। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कैनरा बैंक क्लासिक वीजा इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इस क्रेडिट कार्ड में हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और ये क्रेडिट कार्ड हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो आइए वीडियो के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट से। तो इस क्रेडिट कार्ड में हमें पूरे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलेगा, जो कि नॉर्मली आमतौर पर हमें ज़्यादातर बैंकों के क्रेडिट कार्ड में ये 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में ईएमआई की भी फैसिलिटी मिलती है। काफ़ी लोगों का ये कंसर्न होता है कि हम अगर किसी ऐसे बैंक का क्रेडिट कार्ड ले लें जो कि ईएमआई की फैसिलिटी ना देता हो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पर, क्योंकि हम चेक करते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स ही दिखाई देते हैं ईएमआई के सेक्शन में। तो हमें ऐसा लगता है कि बाकी जो बैंकों के क्रेडिट कार्ड्स हैं उन पे हमें ईएमआई की फैसिलिटी नहीं मिलती है, जबकि मैंने इसको लेकर के अलग से एक वीडियो बना रखा है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर आपके बैंक का क्रेडिट कार्ड फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की ईएमआई की लिस्ट में मौजूद ना हो तो आप कैसे अपने क्रेडिट कार्ड से ईएमआई करा सकते हैं, ईएमआई पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर ईएमआई पे परचेस कर सकते हैं। तो ये जो कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड होगा, कैनरा बैंक का कोई सा भी क्रेडिट कार्ड हो, आप बहुत ही आसानी से जो आप ट्रांजैक्शन किए हैं अपने कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड से उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैनरा साथी ऐप आता है उससे, या फिर कैनरा का एक और ऐप आता है कैनरा AI1 ऐप, उसके ज़रिए से भी आप अपने क्रेडिट कार्ड मतलब अपने कैनरा बैंक के क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन आपने किया है उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये क्रेडिट कार्ड आप ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफलाइन जैसे कि POS मशीन जो होती है जिसको हम स्वाइप मशीन बोलते हैं, उस पर भी आप जो है इस्तेमाल करके इससे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इससे परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो है ऑनलाइन भी इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या फिर कुछ और ट्रांजैक्शन हो, आपके कोई परचेस आप सामान ले रहे हो, सामान परचेस कर रहे हो या फिर सर्विस कोई परचेस कर रहे हो, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से ये क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आपको कैनरा बैंक की तरफ से ऑनलाइन शॉपिंग पे डिस्काउंट के ऑफर्स वगैरह मिला करेंगे, तो वो आपको जो है खुद ही कैनरा बैंक कम्युनिकेट करेगा, खुद ही बता देगा कि कौन से ऑफर्स चल रहे हैं। क्योंकि ये वीज़ा नेटवर्क के साथ में आने वाला क्रेडिट कार्ड है तो इसलिए ये डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस के साथ में आता है। मतलब कि इस क्रेडिट कार्ड को हम इंडिया में भी डोमेस्टिकली इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडिया के बाहर इंटरनेशनली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड की कोई भी इनरोलमेंट फ़ी या फिर ज्वाइनिंग फ़ी या फिर एनुअल फ़ी नहीं है, ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। और आपको इस क्रेडिट कार्ड से हर POS ट्रांजैक्शन और ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन, जिसको हम जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, वो करने पे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। अब कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे कितने ट्रांजैक्शन पे, वो हम आगे अभी इस वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। एक बात याद रहे कि जो क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शंस होते हैं अलग अलग टाइप के, जैसे कि POS ट्रांजैक्शन, ATM ट्रांजैक्शन या फिर डोमेस्टिक या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, तो ये सारे जो ट्रांजैक्शंस के टाइप होते हैं इनको आप खुद से भी नेट बैंकिंग के ज़रिए से या फिर मोबाइल बैंकिंग ऐप के ज़रिए से कंट्रोल और मैनेज कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजैक्शन आपको इनेबल करना है मतलब ऑन करना है, कौन से ट्रांजैक्शन को आपको डिसेबल करना है मतलब कि बंद करना है, तो वो आप खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो सीधा कैनरा बैंक की ब्रांच पे विजिट करके भी आप ट्रांजैक्शन को अपने इनेबल और डिसेबल करवा सकते हैं। या फिर अगर आप ये भी ना करना चाहें तो क्रेडिट कार्ड के पीछे जो कस्टमर केयर हेल्पलाइन नंबर होता है उस पर कॉल करके भी आप अपने ट्रांजैक्शन को इनेबल या फिर डिसेबल करवा सकते हैं। कुछ लोग ये पूछने लगते हैं कि सर इस क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट क्या होगी। तो देखिए, क्रेडिट लिमिट जो है ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करेगी, मतलब कि पर्सन टू पर्सन वैरी करेगी। अब क्रेडिट कार्ड की लिमिट कोई फिक्स तो नहीं होती है ना कि फला क्रेडिट कार्ड है तो उसमें इतनी लिमिट मिलती है, ये क्रेडिट कार्ड है तो उसमें इतनी लिमिट मिलती है, कोई फिक्स लिमिट तो होती नहीं है। एग्जांपल के लिए जैसे IDFC फर्स्ट बैंक का क्लासिक क्रेडिट कार्ड है तो उसकी कोई लिमिट फिक्स तो होती नहीं है, कोई भी अप्लाई करेगा तो उसमें अगर किसी को 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मिली तो कोई अप्लाई और करे, दूसरा कोई अप्लाई करे तो हर किसी को 1 ही लाख की क्रेडिट लिमिट मिले। मतलब मैं अप्लाई करूं तो हो सकता है कि मुझे 1 लाख की क्रेडिट लिमिट मिले, मेरा दोस्त अप्लाई करे तो हो सकता है कि उसको 1.5 लाख की क्रेडिट लिमिट मिले, और कोई और पर्सन अगर उसको अप्लाई करे तो हो सकता है कि 50,000 की किसी को क्रेडिट लिमिट मिले। तो क्रेडिट कार्ड में जो क्रेडिट लिमिट होती है ये डिसाइड करी जाती है बैंक के जरिए कि किस कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए है, और ये बैंक जो डिसाइड करते हैं ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कुछ चीज़ों पे बेस्ड होती है ये क्रेडिट लिमिट। जैसे कि कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल,
या फिर कस्टमर का एम्प्लॉयमेंट, कस्टमर की कितनी इनकम है, ये सब को देखते हुए कि कस्टमर की कितनी मंथली इनकम या फिर एनुअल इनकम है, और कस्टमर का सिबिल स्कोर कैसा है, क्रेडिट स्कोर कैसा है, कितना है, कस्टमर के पास पहले से कोई क्रेडिट कार्ड या फिर कोई लोन है या फिर नहीं है, और अगर कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी हाईएस्ट लिमिट कितनी है, ये सब कुछ देखते हुए बैंक जो है डिसाइड करता है कि कस्टमर को कितनी क्रेडिट लिमिट मिलनी चाहिए है। तो ये याद रखिएगा कि ये क्रेडिट लिमिट जो है अलग अलग पर्सन के लिए वैरी करेगी, किसी के लिए कम होगी, किसी के लिए ज़्यादा होगी। तो लिमिट जो है कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो इस क्रेडिट कार्ड में मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट मिल सकती है 5 लाख रुपए की। इसके अलावा इस क्रेडिट कार्ड में जो कैश विड्रॉल लिमिट होगी, मतलब कैश निकालने की जो लिमिट होगी, वो होगी 50% ऑफ द क्रेडिट लिमिट। मतलब जितनी क्रेडिट लिमिट है उसी के 50%, मतलब आधी लिमिट। एग्जांपल के लिए जैसे कि अगर 1 लाख क्रेडिट लिमिट है इस क्रेडिट कार्ड की, तो 50,000 रुपये तक कैश निकाले जा सकते हैं, क्योंकि 50,000 रुपये तक की ही कैश विड्रॉल लिमिट दी जाएगी। और ये कोई कैश विड्रॉल लिमिट अलग से नहीं होती है, ये क्रेडिट लिमिट में ही होती है। हाँ, लेकिन ये जरूर से याद रखना होता है कि क्रेडिट कार्ड जो है कैश निकालने के लिए नहीं होता है, तो क्रेडिट कार्ड से कैश नहीं निकालना चाहिए है, नहीं तो बैंक आपसे चार्ज लेगा। अब क्योंकि कैनरा बैंक एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो ये बैंक हो सकता है ये कम चार्ज ले, लेकिन ये बैंक भी चार्ज लेता है। तो कैश निकालने पे हर 1000 रुपये पे 30 रुपये का आपको चार्ज देना होगा। हालांकि चार्ज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ये बैंक भी आपसे चार्ज लेगा। तो जितने फीस और चार्जेस होंगे सब पे जीएसटी भी लिया जाएगा, जो कि अभी के टाइम में 18% है। फीस और चार्जेस पे जीएसटी लिया जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हर 1000 रुपये पे आपको 30 रुपये चार्ज देना होगा कैश निकालने पे, तो 30 रुपये पे 18% जोड़ करके आपसे जीएसटी लिया जाएगा। और इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें, जो कि हमसे तब लिया जाता है, मतलब कि ब्याज हमसे तब लिया जाता है क्रेडिट कार्ड पे, जब हम अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर, मतलब जब हमारे क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हो जाता है और ड्यू डेट गुजर जाता है। ड्यू डेट से पहले हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट नहीं करते, इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं, जो कि इस क्रेडिट कार्ड में भी आपको 50 दिनों का मिल रहा है, तो तब इंटरेस्ट चार्ज लिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो होगा 2.5% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जो भी बकाया अमाउंट होगा, बकाया राशि होगी, उसी के 2.5% चार्ज लिया जाएगा। और ये 2.5% या फिर 2.50% या फिर आप कहिए 2.5% जो इंटरेस्ट रेट है ये मंथली होगा, पर मंथ लिया जाएगा, जब तक कि आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट जो बकाया है, जो ड्यू है, वो पे ना कर दें। और ये इंटरेस्ट पर एनम यानी कि सालाना 30% होगा। तो क्योंकि ये एक पब्लिक सेक्टर बैंक का क्रेडिट कार्ड है, इसलिए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज भी कम दिख रहा होगा कंपेरेटिवली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के। अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड से कंपेयर करेंगे चार्जेस, तो आपको पता चल जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स होते हैं वो क्रेडिट कार्ड के लिए कितना चार्ज लेते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते हैं, खास करके ऐसे बैंक्स जिनमें सरकार की जो शेयर होल्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है। SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा को छोड़ करके बाकी अब सरकारी बैंकों को देखें तो उनके चार्जेस कम ही रहते हैं। तो यही फ़ायदा होता है सरकारी बैंकों का कि सरकारी बैंकों के चार्जेस कम होते हैं, भले ही सर्विस उतनी अच्छी ना मिले जितनी अच्छी आपको प्राइवेट सेक्टर में मिलती हो। इस क्रेडिट कार्ड में आपको कोई लोन एक्सेस तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्लासिक कैटेगरी का क्रेडिट कार्ड है। और इस क्रेडिट कार्ड से हर 100 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस क्रेडिट कार्ड से जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होंगे, ई-कॉमर्स के ट्रांजैक्शन या फिर जो POS पे ट्रांजैक्शंस होंगे, स्वाइप मशीन पे, तो उन सभी ट्रांजैक्शंस पे हर 100 रुपये खर्च होने पे 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और एक रिवॉर्ड पॉइंट की जो वैल्यू होगी, जहां तक मेरी जानकारी है, जहां तक मेरी समझ है, वो 25 पैसे होगी। अब जो भी अपडेट रहेगा वो मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। मार्कअप फी, जिसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फी भी कहते हैं, तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए होगी 3%। और अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को चेक करने के लिए या फिर रिडीम करने के लिए, तो रिडीम करने के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो उसके लिए कैनरा बैंक की जो रिवॉर्ड पॉइंट्स की वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा, जो कि है canararewards.com। हाँ, इस क्रेडिट कार्ड में एक शर्त है कि इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में कम से कम 12,000 रुपये तो खर्च होने ही चाहिए हैं। और अगर 12,000 रुपये इस क्रेडिट कार्ड से खर्च नहीं होते हैं साल भर में, तो ऐसे में उसके लिए फ़ी ली जाएगी हर साल 100 रुपये। मतलब जब भी इस क्रेडिट कार्ड से जिस भी साल 12,000 रुपये तक खर्च ना हो पाए, तो उस साल 100 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। तो अगर हम एक एवरेज मान करके चलें, तो हर महीने मान लीजिए कि 1,000 रुपये खर्च करने होंगे, या फिर कभी को ज़रूरत अगर पड़ ही गई है 6,000, फिर 6,000 करके इस तरह से 12,000 रुपये खर्च हो गए, तो 12,000 तो बहुत ही आसानी से क्रेडिट कार्ड से खर्च हो जाते हैं साल भर में। लेकिन फिर भी ना खर्च हो तो मान लीजिए कि 100 रुपये आपको सालाना चार्ज देना होगा, एनुअल चार्ज, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है।
इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आपको कुछ इंश्योरेंस कवर्स भी मिलते हैं, जैसे कि फ्रॉडुलेंट चार्ज कवर जो कि 2 लाख रुपए का होता है कि अगर इस क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन होता है तो आपको 2 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर उसके लिए मिलता है। बैगेज इंश्योरेंस आपको मिलता है 25,000 रुपए का, और ये जो बैगेज इंश्योरेंस होता है ये ट्रैवल वगैरह के लिए होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हैं और आपका बैगेज जो है वो लॉस हो जाए, गुम हो जाए, तो ऐसे में आपको 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। या फिर डैमेज हो जाए आपका जो बैगेज है तो आपको जो है 25,000 रुपये का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है उसके लिए। एयर एक्सीडेंट कवर भी मिलता है जो कि सेल्फ मतलब जिसका क्रेडिट कार्ड है उसके लिए 4 लाख रुपए का ये इंश्योरेंस कवर होता है। एयर एक्सीडेंट का मतलब होता है कि बाय एयर, मतलब कि एरोप्लेन से अगर ट्रेवल कर रहा है क्रेडिट कार्ड होल्डर तो ऐसे में इंश्योरेंस कवर दिया जाता है उसको, और उसके जो पार्टनर है उसको भी, स्पाउस को भी मिलता है। तो खुद के लिए मतलब जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसको तो 4 लाख का मिलता है एयर एक्सीडेंट कवर, और उसके स्पाउस यानी कि उसके पार्टनर चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो उसके लिए एयर एक्सीडेंट कवर होता है 2 लाख रुपए का। एयर एक्सीडेंट के अलावा भी एक्सीडेंट कवर मिलता है जो कि मेरे ख्याल से रोड और रेल वाला होता है, और इसमें सेल्फ के लिए मतलब खुद को जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसको मिलता है 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर, और जो क्रेडिट कार्ड होल्डर के पार्टनर होंगे मतलब स्पाउस होंगे चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो उनको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट कवर दिया जाएगा। और इस क्रेडिट कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन को अगर आप EMI में कन्वर्ट करते हैं कैनरा साथी ऐप के जरिए तो ऐसे में कुछ चार्जेस होंगे इसके लिए, जैसे कि सबसे पहले तो प्रोसेसिंग फ़ी आपसे ली जाएगी जो कि होगी 2% ऑफ द ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपका जितना भी ट्रांजैक्शन का अमाउंट हो उसके 2% जो है आपसे प्रोसेसिंग फ़ी ली जाएगी, जिसमें कि कम से कम ये प्रोसेसिंग फ़ी होगी 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रोसेसिंग फ़ी होगी 200 रुपये। इसके अलावा अगर आपने EMI में कन्वर्ट किया अपने ट्रांजैक्शन को और आपने जो EMI कराया है 1 साल से कम के लिए, जैसे कि 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए या फिर 9 महीने के लिए, तो ऐसे में जो आपसे ब्याज लिया जाएगा, जो इंटरेस्ट वसूला जाएगा आपको, आपके EMI पे जो इंटरेस्ट देना होगा वो सालाना 13% देना होगा। और अगर आपने EMI 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर के लिए कराया हो तो आपको 14% चार्ज देना होगा, मतलब 14% इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 14% अगर आप EMI कराते हैं 1 साल या फिर 1 साल से ऊपर के लिए। और बाकी आपको कैनरा बैंक की तरफ से डिस्काउंट के ऑफर्स वगैरह मिलते रहते हैं, ऑफ वगैरह के ऑफर्स मिलते रहते हैं, जैसा कि अभी जो करंट ऑफर चल रहा है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ऑफर्स बदलते रहते हैं क्योंकि ये सीजनल होते हैं। और अब ये बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन लोगों को ये क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 60 साल होनी चाहिए है, और जो सालाना इनकम होनी चाहिए है वो होनी चाहिए 1 लाख, मतलब कि कम से कम 1 लाख की इनकम पर ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। ऐसा मेरा नहीं बल्कि बैंक का कहना है। और जो बैंक के स्टाफ मेंबर्स हैं उनको तो बस जो है महीने का सिर्फ 4,000 ही चाहिए, मतलब महीने की 4,000 की इनकम या फिर आप कह लीजिए सैलरी, तो उनको मिल जाएगा ये क्रेडिट कार्ड। तो बहुत ही कम इनकम पर ये क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो 1 लाख तो मेरे ख्याल से अधिकतर लोगों की इनकम होगी यहाँ पे जो हमारे व्यूवर्स हैं, तो आसानी से ये क्रेडिट कार्ड मिल जाना चाहिए है। लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाना। बताने को तो बहुत ही आसान बता देते हैं बैंक, लेकिन इतनी आसानी से मिलता नहीं है क्रेडिट कार्ड। लेकिन जो कैनरा बैंक के कस्टमर्स हैं उनके लिए काफ़ी आसान है प्रोसेस अप्लाई करने का। तो जो कैनरा बैंक के कस्टमर हैं वो चेक कर सकते हैं उनके लिए प्री अप्रूव्ड क्रेडिट कार्ड का ऑफर है या फिर नहीं। और मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कि कैसे जो कैनरा बैंक के कस्टमर्स चेक कर सकते हैं कि उनको कैनरा बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड का ऑफर है या फिर नहीं। और जिन कस्टमर को कैनरा बैंक की तरफ से क्रेडिट कार्ड का ऑफर होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन और उनको क्रेडिट कार्ड भी बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को ऑफर नहीं मिल रहा है, अगर किसी कैनरा बैंक के कस्टमर को ऑफर नहीं मिल रहा है तो सीधा ब्रांच विजिट करें और ब्रांच में जा करके सारे अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ में, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, और अगर आपके पास इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट है तो वो भी साथ में ले लें। सैलरी स्लिप हो या फिर सैलरी सर्टिफिकेट हो, या फिर आपके पास अगर कोई और इनकम प्रूफ हो, ITR हो, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो ITR की कॉपी हो वो आप ले लीजिए, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो वो ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हो वो ले लीजिए, क्रेडिट कार्ड हो वो ले लीजिए साथ में, और सीधा ब्रांच पे विजिट करिए। जो कैनरा बैंक के कस्टमर है वो भी, और जो कैनरा बैंक के कस्टमर नहीं है वो भी ब्रांच विजिट कर सकते हैं कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। लेकिन जहां तक मुझे पता है, जो मैंने सुना है कि कैनरा बैंक वाले कहते हैं कि पहले आप अपना अकाउंट ओपन कराइए, आपका अकाउंट होना चाहिए है कैनरा बैंक में, तब हम आपको क्रेडिट कार्ड देंगे। तो ब्रांच विजिट करेंगे तो आप अपना अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं ब्रांच से,
और फिर क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो क्रेडिट कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं ब्रांच से। और कैनरा बैंक का क्रेडिट कार्ड कुछ लोगों को मिला भी हुआ है। अगर आप में से किसी को मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बता दीजिएगा। देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है ये काफ़ी कम इनकम पर मिल रहा है और इसके मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप चाहें तो इस मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी अगर आपको किसी और बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका सिविल स्कोर नहीं है और उसकी वजह से आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पा रहा है तो आप एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। मतलब कि एफडी के ऊपर जो क्रेडिट कार्ड मिलता है एफडी के बेस पे, वो क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। उसके लिए मैं रेकमेंड कर सकता हूँ आप लोगों को 2 क्रेडिट कार्ड्स। एक तो IDFC फर्स्ट बैंक का वाव क्रेडिट कार्ड है और दूसरा मैग्नेट क्रेडिट कार्ड है। तो आप इन दोनों में से किसी एक को कंसीडर कर सकते हैं। मैंने इन पे ऑलरेडी वीडियोस भी बना रखे हैं और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे इस वीडियो से रिलेटेड वो आपको सारे यहाँ पे आई बटन में मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। तो अब आइए जान लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो कुछ जो खास चार्जेस थे वो तो मैंने आप लोगों को बताए दिए हैं। आइए अब बाकी बचे चार्जेस के बारे में जान लेते हैं। तो कार्ड रिप्लेसमेंट फी, अगर आप क्रेडिट कार्ड को अपने रिप्लेस कराते हैं, री इशू कराते हैं, तो ऐसे में 300 रुपये का चार्ज लगेगा। और फिजिकल डुप्लीकेट स्टेटमेंट लेते हैं तो पर पेज का चार्ज होगा 10 रुपये। चेक डिसऑनर होता है या फिर आपका पेमेंट फेल हो जाता है तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 50 रुपये। चेक डिसऑनर होने का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट चेक से कर रहे हैं, वो आपका चेक जो है फेल हो गया या फिर आपका ये कैंसिल हो गया, बाउंस हो गया, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 50 रुपये। या फिर अगर आपने ऑटो पेमेंट लगा रखा है और वो ऑटो पेमेंट हो नहीं पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि आपके अकाउंट में उतना बैलेंस नहीं था कि ऑटो पेमेंट हो सके, आपके क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट अपने आप हो सके, तो ऐसे में वो पेमेंट फेल हो जाएगा तो भी आपको 50 रुपये का चार्ज देना होगा। EMI प्री क्लोजर चार्ज, मतलब कि अगर आप अपना EMI पहले ही बंद कराना चाहते हैं, EMI अभी पूरा नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने 1 साल के लिए EMI कराया है और 1 साल से पहले आप अपने EMI का पूरा पेमेंट कर देना चाहते हैं, इकट्ठा एक साथ पूरा पेमेंट है, तो ऐसे में आपको पहले अपने EMI को प्री क्लोज कराना होगा और उसके लिए आपको चार्ज देना होगा प्री क्लोजर चार्ज, जिसको कहा जाता है, जो कि 2% होगा। जितना आपका अमाउंट होगा, जो बकाया अमाउंट होगा, जो बकाया राशि होगी, उसी के 2% आपको चार्ज देना होगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट काउंटर से टिकट बुक करते हैं, रेलवे टिकट बुक करते हैं, तो ऐसे में आपको चार्ज देना होगा रेलवे सरचार्ज, जिसको कहा जाता है, जो कि होगा 30 रुपये प्लस 2.5%, मतलब कि 2.5% और 30 रुपये अलग से। तो मतलब कि आपको रेलवे सरचार्ज देना होगा। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से रेलवे टिकट काउंटर से परचेस करते हैं तब तो आपको 2.5% रेलवे सरचार्ज लगेगा और साथ ही साथ 30 रुपये भी उस पर लगेंगे। तो 2.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट, मतलब जितने का टिकट होगा उसके 2.5% आपको रेलवे सरचार्ज देना होगा अगर आप ऑफलाइन रेलवे के काउंटर से जाकर के रेलवे टिकट बुक करते हैं तो। और साथ ही साथ उस पर 30 रुपये का चार्ज और भी जुड़ेगा। तो 30 रुपये प्लस 2.5% ऑफ द ट्रांजैक्शन अमाउंट या फिर टिकट अमाउंट आपको चार्ज देना होगा। और अगर आप ऑनलाइन रेलवे टिकट परचेस करते हैं तो 1% आपको रेलवे सरचार्ज देना होगा प्लस GST, 1% पे GST भी जुड़ेगा। इसके अलावा 1% फ्यूल सरचार्ज लिया जाएगा अगर इस क्रेडिट कार्ड से फ्यूल ट्रांजैक्शन होता है। तो मतलब कि अगर आप पेट्रोल पंप पे इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल परचेस करने के लिए, तो ऐसे में आपको 1% का सरचार्ज देना होगा, जिसमें कि कम से कम ये सरचार्ज होगा 10 रुपये। लेकिन आपको इस क्रेडिट कार्ड में फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 2,500 रुपये या फिर 2,500 रुपये से ज़्यादा का खर्च कर लिया है, तो ऐसे में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। और ये जो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको मिलेगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको महीने में 100 रुपये का मिलेगा। या फिर अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कम 400 रुपये का फ्यूल ट्रांजैक्शन करते हैं, तो ऐसे में आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलेगा। मतलब फ्यूल सरचार्ज वेवर का मतलब ये होता है कि जो फ्यूल ट्रांजैक्शन पे आपको 1% सरचार्ज लगेगा वो आपको वापस कर दिया जाएगा। जब आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होगा तो वो जो है आपको वापस लौटा दिया जाएगा अगर आपका फ्यूल ट्रांजैक्शन कम से कम 400 रुपये का है, या फिर अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 2,500 रुपये या फिर 2,500 रुपये से ज़्यादा का परचेस किया और ट्रांजैक्शन किया हो, तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। मतलब 1% जो सरचार्ज लगेगा वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा। लेकिन जो सरचार्ज पे GST लगता है वो GST नहीं वापस किया जाता है, सिर्फ 1% जो सरचार्ज लिया जाता है वो वापस कर दिया जाता है। कैश विड्रॉल चार्ज, मतलब कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं
ATM पे विजिट करके, तो ऐसे में आपको 3% का चार्ज देना होगा। जितना भी आप कैश निकालेंगे उस पर 3% का आपको चार्ज देना होगा, लेकिन ये चार्ज कम से कम 30 रुपये होगा हर 1000 रुपये पे। हर 1000 रुपये पे कम से कम 30 रुपये का चार्ज लिया जाएगा। अब जो भी इसमें से ज़्यादा हो वो आपसे चार्ज लिया जाएगा। और अगर बैंक किसी तरह का नोटिस भेजता है रिमाइंडर्स वगैरह के लिए, जैसे कि ओवर ड्यूज के रिमाइंडर्स के लिए, तो ऐसे में पर नोटिस का चार्ज लेगा बैंक 50 रुपये। लेट पेमेंट चार्जेस के बारे में बात करें तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा वो होगा 250 रुपये प्लस GST। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट ड्यू डेट से पहले जो लास्ट डेट है उससे पहले नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपसे लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा। साथ ही साथ जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो तो लिया ही जाता है और लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगा यहाँ पे कि लेट पेमेंट चार्जेस अगर आप दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड्स का देखें तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहता है। वो डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना, उस पर डिपेंड करता है। जो ओवर ड्यू अमाउंट है वो कितना, उस पर डिपेंड करता है। तो लेट पेमेंट चार्जेस तो 1200 रुपये तक चला जाता है, 1400 रुपये तक हो सकता है कुछ बैंकों का चला जाता हो। तो ये बैंक सिर्फ 250 रुपये का ही लेट पेमेंट चार्ज ले रहा है, प्लस GST। जितने फीस और चार्जेस होते हैं सब पे GST लगता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं कि अभी के टाइम में जो GST है वो 18% मतलब 18% है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस। और अब आते हैं कंक्लूजन पे और समझते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा है। तो मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड ओके लगा, क्योंकि देखिए एक तो ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है। ये ज़रूर से है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 12,000 रुपये अगर खर्च नहीं कर पाते हैं तब आपसे जो है इनएक्टिविटी का चार्ज लिया जाएगा कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड से साल भर में 12,000 रुपये नहीं खर्च किए हैं, तो इसलिए आपको चार्ज देना होगा, जो कि होगा साल भर में 100 रुपये प्लस GST। तो आप मान लीजिए कि सालाना चार्ज 100 रुपये प्लस GST, वो भी अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से साल भर में 12,000 रुपये नहीं खर्च कर पाते हैं तो। अदरवाइज 12,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से साल भर में खर्च हो जाना बहुत आम होता है। तो आप बताइएगा, मुझे तो ये क्रेडिट कार्ड सही लगा। आपको ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस क्रेडिट कार्ड के जो फीस और चार्जेस हैं काफ़ी कम हैं, और बाकी अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक के क्रेडिट कार्ड से तो उनके चार्जेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे भले ही आपको कम फीचर्स कम बेनिफिट्स मिल रहे हों, लेकिन चार्जेस भी कम ही हैं। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि ये क्रेडिट कार्ड कैसा लगा आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।